10 एग्जम्पशन कैटेगरी के बारे में। आप सभी लोग जानते हो कि इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर कोई है तो वो है एग्जम्पशन का सेक्शन, सेक्शन 10। आप जब भी आपसे एग्जाम में ये चीज पूछा जाए कि एक्चुअल में सेक्शन 10 क्या है, तो सेक्शन 10 है एग्जम्पशन के लिए, छूट के लिए। और अगर ये बात किया जाए कि एग्जम्पशन के लिए कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंतर्गत सारे जितने भी छूट अप्लीकेबल किए गए हैं, जितने भी एग्जम्पशन दिए गए हैं, वो सेक्शन 10 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अगर आपको इनकम टैक्स में ये पता करना है कि हमें छूट किस किस काम पे मिलती है, किस किस इनकम पे मिलती है, तो आपको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा सेक्शन 10। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1961 सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10। इससे पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 एक्चुअल में इनकम टैक्स 1961 का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सभी छूट के बारे में दिया गया है, एग्जम्पशन के बारे में दिया गया है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या अगर आप एग्जम्पशन के बारे में जानना चाहता है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 10। तो चलिए हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन सी इनकम सेक्शन 10 के अंतर्गत दी जाती है या रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10। समझेंगे कि एक्चुअल में एग्जम्पशन की कैटेगरी में कौन कौन से इनकम आती है। तो सबसे पहले फर्स्ट इनकम आती है एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो इसलिए ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। एग्रीकल्चर इनकम कौन सा है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी इनकम एग्रीकल्चर में है जिसपे टैक्स नहीं लगता है, तो उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको उस इनकम पर टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ऑपरेशनल इनकम। अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित वर्क कर रहे हो तो उस वर्क की इनकम पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, रेंट फॉर द एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप पास ऐसी जमीन है, ऐसा लैंड है जो एग्रीकल्चर में आता है, मतलब कि खेती करने में आता है, और उस खेत की जमीन को अगर आपने रेंट पे दे रखा है, तो उससे भी होने वाले इनकम पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज और कंफर्म कर दे हम आपको कि जो आप लोग समझते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या नहीं आता है, तो एग्रीकल्चर के इनकम में आपका पशुपालन नहीं आता है, मुर्गी पालन नहीं आता है, मछली पालन नहीं आता है। ये सारी चीजें, डेयरी फार्म, ये सब एग्रीकल्चर में नहीं आती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आ गई। नहीं, डेयरी, डेयरी बिजनेस, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब, सुअर, गाय, ये सब एग्रीकल्चर में नहीं आती है। नॉट फॉर एग्रीकल्चर बिजनेस। दैट इज पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस इज द कल्टिवेटर, फर्टिलाइजर इज द एक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप किसी भी खेत की जमीन पर जब तक कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं करेंगे, उस एक्टिविटीज के बाद कोई फसल नहीं उगेगी, और उस फसल उगने के बाद उस फसल को जब हम बेचते हैं, वही इनकम एक्चुअल में एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। क्लियर? तो हम सिर्फ खेती की फसल को बेचने के बाद जो इनकम जनरेट होती है, एक्चुअल में एग्रीकल्चर इनकम हम उसी को बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि लैंड जो है वो एग्रीकल्चर में आता है, तो इसलिए अगर हम लैंड को रेंट पे देते हैं और उससे जो इनकम आती है वो रेंटल इनकम। अच्छा, लैंड से हमारा मतलब है खेती की जमीन, न कि आपकी शॉप या आपका कॉमर्शियल लैंड, नहीं, खेती की जमीन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी अपने खेत को पट्टे पे दे देते हैं, तो उस पट्टे से जो पैसा मिलता है एक प्रकार से क्या हो गया, वो रेंटल इनकम हो गई। क्लियर? अपने खेत को हम जब पट्टे पे देते हैं तो वो छमाही, सालाना, मंथली, जिस भी तरीके से सामने वाला पैसा देता है, वो एक प्रकार से रेंटल इनकम मानी जाती है। बट उस इनकम पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो खेत की फसल से आ रही है या खेत की एक्टिविटी के बदले आ रही है। क्लियर? तो इसलिए
उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो एग्रीकल्चर, रेंट ऑफ लैंड एग्रीकल्चर का मतलब यही होता है। तो आप समझ गए कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HUF के बारे में। हम सभी जानते हैं कि HUF क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक रूप है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है HUF। HUF क्या होता है? पूरे परिवार। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि एक संयुक्त परिवार की डेफिनेशन क्या होती है इनकम टैक्स के अंतर्गत। संयुक्त परिवार क्या होता है? HUF कहाँ अप्लीकेबल होने वाला है? ठीक है, समझिए। HUF की जो फैमिली कंडीशन है, डेफिनेशन है, वो इस तरीके से है। जिस परिवार में सपोज पति पत्नी, उनके बच्चे, दादा दादी, ठीक है, और दादा दादी की लड़कियां अनमैरिड, ये पूरा एक परिवार क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार कहलाता है, HUF कहलाता है। ठीक है, एक कंडीशन में समझिए कि एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली हेड, इनके 4 बच्चे, ठीक है, और इन 4 बच्चों की 4 वाइफ है, ठीक है, और इनके 2-2 बच्चे, इनके 2-2 बच्चे। क्लियर? और इन्हीं की 2 बेटियां, ठीक है, 2 बेटियां। क्लियर? जो भी अनमैरिड, मैरिड नहीं, जो अनमैरिड है, तो ये पूरा परिवार क्या कहलाएगा? संयुक्त फैमिली कहलाएगा। एकाकी परिवार नहीं कहलाएगा, संयुक्त परिवार कहलाएगा। और इसमें HUF की कंडीशन लागू होने वाली है। क्लियर? HUF की कंडीशन लागू होने वाली है। यहीं पे अगर हम एक सिंगल फैमिली का पॉइंट ले लें तो सिंगल फैमिली में क्या होता है भैया? सिंगल फैमिली में क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, ये क्या हो गया? सिंगल फैमिली हो गया। इस फैमिली में HUF का कंडीशन लागू नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और हम जान लें कि HUF का फायदा क्या होता है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत HUF को एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया है बिजनेस के कंडीशन से। तो इसका फायदा क्या होता है? हम कब यूज कर सकते हैं HUF को? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सेक्शन को हम कब यूज कर सकते हैं? समझिए, दादाजी ने, ठीक है, दादाजी ने एक शॉप ओपन की, एक व्यापार, पूरी एक फैमिली, ध्यान समझिएगा, एक संयुक्त परिवार का मुखिया, मतलब कि मिस्टर ए हैं, उनके 4 बेटे थे और 4 बहुएं थी, 2 बेटियां थी। क्लियर? मिस्टर ए ने एक शॉप खोली कपड़े की जो बहुत अच्छी चलती थी। 2 साल बाद मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। तो अब इस शॉप का क्या होगा? एक बार फिर समझिए, ये है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए के 4 या 6 बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 2 क्या है? लड़कियां हैं, बाकी क्या है? लड़के हैं, और इनकी शादी हो गई है, तो इन सभी की वाइफ है। क्लियर? ये एक फैमिली का स्ट्रक्चर है। अब मिस्टर ए क्या है? एक बिजनेसमैन है। मिस्टर ए क्या है? एक बिजनेसमैन है। क्लियर? अब मिस्टर ए ने अपनी एक शॉप खरीदी है कपड़े की। मिस्टर ए ने अपनी एक शॉप खरीदी है कपड़े की। अब मिस्टर ए की डेथ हो जाती है 2 साल बाद। तो अब इस शॉप का क्या होगा? एक बिजनेस फैमिली कैसे डील करती है समझिए। अगर नॉर्मल फैमिली होगी तो क्या होगा? नॉर्मल फैमिली होगी तो ये चारों लोग क्या करेंगे? इस शॉप को सेल कर देंगे, जो पैसा मिलेगा 4 में बांट लेंगे। जो पैसा मिलेगा वो 4 में क्या करेंगे? बांट लेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? लेकिन जो बिजनेस फैमिली है वो क्या करती है? सेल नहीं करती है। यहां पे क्या होगा? इस फॉर्म को किसी पार्टिकुलर पर्सन को हैंडओवर करने की बजाय ये चारों मिलके एक फॉर्म रजिस्टर करते हैं HUF।
HUF, ठीक है, जब तक ये सारे एक में हैं, और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये सारे एक में हैं। क्लियर? तो एक फर्म रजिस्टर्ड होती है HUF, और ये फर्म इस बिजनेस को ऑपरेट करती है, ये फर्म इस बिजनेस को ऑपरेट करती है, और इस बिजनेस से आने वाला इनकम क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। इस बिजनेस से आने वाली इनकम क्या होती है? टैक्स फ्री होती है, और वो इनकम इन सभी में डिवाइड होती है। क्लियर? तो ऐसे ही बिजनेस भी चलता रहता है, टैक्स भी नहीं पे करना होता है, और अच्छे से सबका ऑपरेट हुआ रहता है। तो ये HUF का फायदा होता है। मतलब कि जो खानदानी बिजनेस है, जो पीढ़ियों का बिजनेस है, उसको कई पार्ट में डिवाइड करने की बजाय इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो HUF का यही फायदा होता है कि यह बड़ी फैमिली को एक तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये किस में आता है भैया? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। क्लियर? लीव ट्रेवलिंग अलाउंस, LTA, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो कंपनी के काम से, तो कंपनी जो भी आपका घूमने का भाड़ा देती है या आने जाने का भाड़ा देती है, वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें फूड, खाने पीने का कोई भी इनकम ऐड नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेजुटी। ग्रेजुटी क्या होती है? रिटायरमेंट फंड होता है। ग्रेजुटी क्या होती है? रिटायरमेंट। सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि क्या हम रिटायर होने के बाद जो हमारी इनकम होगी, जो हमारा फंड मिलेगा, क्या उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब कोई रिटायर होता है तो उसकी जो फंड मिलती है, उस फंड पर क्या हमको टैक्स पे करना पड़ेगा? तो आंसर है यस और नो दोनों। कंडीशन क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। क्लियर? ध्यान समझिएगा, ग्रेजुटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 10 की बात हो रही है। क्लियर? तो ग्रेजुटी दो तरीके से डिक्लेयर की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉय दो तरीके से होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। तो अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंडीशन से बात करें तो ग्रेजुटी 100% एग्जम्प्ट होती है। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी से बात करें तो ग्रेजुटी 100% एग्जम्प्ट होती है। क्लियर? लेकिन वहीं पे अगर हम प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करें तो प्राइवेट एम्प्लॉय पे एग्जम्प्ट नहीं होती है, कंडीशनल होती है। क्या होती है? 15 डे ऑफ द सैलरी। उसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, बट एग्जम्प्ट नहीं होती है, ये कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, पेंशन की बात करें, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A ग्रेजुटी का पार्ट है, क्योंकि आपको जो पेंशन मिलती है ग्रेजुटी के इंटरेस्ट से ही मिलती है, ध्यान देना। तो पेंशन भी किस में आता है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। लीव अचीवमेंट सेक्शन 10 में आता है। रिटायरमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10B में आता है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ध्यान दीजिएगा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट आज के समय में सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो खासकर जो ISPCS लेवल पे है, वो VRS ले रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो VRS ले रहे हैं। अगर उनकी जॉब 2 साल 3 साल पेंडिंग ये रहे, ड्यू है, उससे पहले वो क्या करते हैं? VRS ले रहे हैं। उसकी अपनी इच्छाएं हैं, राजनीतिक इच्छाएं हैं, पॉलिटिक, कुछ लोग नेता बनने चले जा रहे हैं, कुछ लोग और कहीं चले जा रहे हैं, तो खासकर VRS इस सब लिया जा रहा है। एक तो हमारे नाम नहीं पता है, हमारे एक IS थे, वो IS की नौकरी से रिजाइन देके नेता बनने चले गए थे। बाद में उनको लगा कि नेता बनना इतना आसान काम नहीं है, तो फिर से वो आ गए जॉब ज्वाइन करने के लिए। फिर गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भैया अब हम नहीं ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो नेता के इन्फ्लुएंस से क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं, उनके ठाट बाट से क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। तो नेता बनना सबके बस की बात नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम VRS स्कीम सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C के अंतर्गत आता है। VRS के अंतर्गत जितनी भी इनकम आपको मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, वो एग्जम्प्ट होती है, बट 5 लाख एग्जम्पशन लिमिट है। 5 लाख तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद जितने भी पैसा होगा वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में VRS का आता है। क्लियर? इंश्योरेंस आप सभी जानते हो कि लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट, जो हम लोग इंश्योरेंस जमा करते हैं या जो हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में करते हैं, उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है, क्या उस पर टैक्स लगेगा? तो ये दो कंडीशन होती है, टैक्स लगेगा भी और नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है? कंडीशनल है।
किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट टू पॉलिसी लिमिट। ये आपके पॉलिसी लिमिट प्रीमियम के ऊपर डिसाइड करता है कि उस पर टैक्स लगना है या नहीं लगना है। क्लियर? ये सेक्शन 10 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट। प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 के अंतर्गत आता है, और अभी लेटेस्ट में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, बट पीएफ के इंटरेस्ट पर भी टैक्स गवर्नमेंट ने अप्लीकेबल कर दिया था, बट अभी कुछ कंडीशन में चेंज हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। बट पीएफ भी किस में आता है? सेक्शन 10 और 11 के अंतर्गत आता है। हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जिसे हम लोग बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंतर्गत आता है। और हाउस रेंट अलाउंस जिसे बोलते हैं एचआरए, एचआरए कंडीशन क्या है? ये एग्जम्प्ट भी है और नॉट एग्जम्प्ट भी है, मतलब कि ये क्या है? कंडीशनल है। एचआरए क्या है? कंडीशनल है। और क्या कंडीशन है इस पे? रेट ऑफ कंडीशन है, मतलब कि सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 10%, 40% और 50%, ये क्या एग्जम्पशन कैटेगरी है। और ये क्राइटेरिया किसके हिसाब से लगती है? ये क्राइटेरिया लगती है लोकेशन के हिसाब से, मतलब कि आप जिस जगह रह रहे हो रेंट पे, उस लोकेशन के हिसाब से ये कैटेगरी यूज की जाती है। तो अगर हम बात करें मेट्रो सिटी की, तो मेट्रो सिटी में आपका 50% ऑफ द सैलरी, और नॉन मेट्रो की स्थिति में 40% ऑफ द सैलरी। ये आपका एचआरए है। क्लियर? तो ये आपका एग्जम्पशन कैटेगरी है। सैलरी का 50% जो एचआरए मिलता है उसका आपका एग्जम्पशन है। स्पेशल अलाउंस बहुत सारे होते हैं, सेक्शन 10 14 के अंतर्गत आते हैं, जो आपको रहने खाने आने जाने का मिलता है, यूनिफॉर्म सारे मिलते हैं, ये स्पेशल में आते हैं। इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट सेक्शन 10 15 के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें आपको सेक्शन 10 के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट 1961 के हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सेक्शन 10 के अंतर्गत जितने भी एग्जम्पशन दिए जाते हैं, सारे एग्जम्पशन सारे छूट सेक्शन 10 के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? खासकर जो वीआरएस की बात हम लोगों ने की, वीआरएस भी सेक्शन 10 और 11 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। वीआरएस क्यों लेते हैं लोग? नौकरी से ऊब जाने के बाद, मतलब कि अगर उनकी जॉब 2 साल 3 साल रह गई है और उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो क्या करते हैं लोग? बीआरएस ले लेते हैं। बीआरएस मतलब कि वॉलंटरी रिटायर, हम पहले से भैया रिटायर हो जाएंगे, हमें 60 साल का इंतजार नहीं करता, पैसा बहुत हमने कमा लिया है, ठीक है, तो वो पहले से रिटायर हो लेते हैं और कहीं और जाके अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। क्लियर? अधिकतर लोग जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट वही लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कहाँ जाते हैं? नेता बनने जाते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ टाइम अरेंजमेंट रहा वो नेता लोगों के साथ रहा, सांसद विधायक मंत्री के साथ रहा, तो उनका एक अपना अच्छा बॉन्ड बन जाता है, बॉन्डिंग बन जाता है, तो वो वीआरएस लेके कहाँ चले जाते हैं? नेता और मंत्री के साथ। ठीक, आपने बहुत सुना होगा कि ऐसे नेता मंत्री जो वीआरएस लेके क्या कर दें? विधायकी लड़ रहे हैं, सांसदी लड़ रहे हैं और राज्यसभा में आ रहे हैं। क्लियर? तो ये है कि जितने भी बॉन्डिंग होती है वो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि सबको पता है कि नेता बनना इतना आसान नहीं है। क्लियर? नेता बनना इतना आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नेता बनना इतना आसान है, तो आप एक बार नेता बन के देखिए। नेता मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, ये हम सभी का माइंड मेकअप हो गया है। नेता मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। अब जैसे हम विधायक हैं या हम नेता हैं, तो पब्लिक को लगता है कि इनकी सारी संपत्ति हमारी है, मतलब कि हम विधायकी लड़ रहे हैं, हम किसी के यहाँ पहुंचे तो उसकी अपेक्षाएं हैं हमसे कि वो हमको कुछ ना कुछ दे। भाई, करप्शन कैसे होता है? सांसद विधायक नेता मंत्री क्या करे बेचारे, समझिए क्या करे, उनको भी सामने वाले की इच्छाएं पूरी करनी है। अब इच्छाएं कहाँ से पूरी होंगी? पैसा कहाँ से आएगा? तो करप्शन से ही तो पैसा आएगा। जिनकी जितनी उनकी सैलरी आती है उससे ज्यादा उनका खर्चा है। 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 1 से 2.5 लाख के बीच में, सांसद का 2.5 से 3 लाख के बीच में शायद है, और विधायक का 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब 1 लाख रुपए की सैलरी में कहीं भी अगर किसी भी
शादी में चले गए, किसी भी दुर्घटना में चले गए, हमें लगता है 50-60 हज़ार रुपये तो वहीं खर्चा हो जाएगा अगर वो देने के लिए आ गए। तो इस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऊपर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बीकॉम का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि पूरे कॉमर्स बैकग्राउंड में मात्र 3 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे पेपर हैं जो आपको पूरे कॉमर्स को एक गोल्डन कोर्स बनाते हैं। एक है अकाउंट्स, एक है इनकम टैक्स और एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तीनों आपको कॉमर्स में गोल्डन बनाते हैं, चैंपियन बनाते हैं। तो अगर ये तीनों पेपर आपको परफेक्टली आ रहा है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स, क्योंकि ये ऐसा पेपर है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी के फिजिकल लाइफ से अटैच है, क्योंकि बिना टैक्स के आपका जीवन इस धरती पर नहीं चलने वाला है। अगर आपको जिंदा रहना है, आपको अपने जीवन से प्यार है, आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, आपकी अपने इनकम को सिक्योर करना है, तो आपको इनकम टैक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स के पेपर को फोकस जरूर करो, न कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको इनकम टैक्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा पार्ट है जो हम सब की लाइफ में जुड़ा हुआ है, ब्लड की तरह है। इकोनॉमिक्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने पैसे कमाए हैं तो कितने पैसे आपके हैं और कितने पैसे गवर्नमेंट के हैं, कौन से पैसे आपको रखने चाहिए, कौन से पैसे आपको नहीं रखने चाहिए, किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, किस तरीके से पैसे आप रख सकते हो, जमा कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, ये सारे लॉज कौन बताता है? इनकम टैक्स। बात समझ गई? तो इसलिए आज से हम लोग ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स का, बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए इनकम टैक्स की परफेक्ट क्लास को लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आलोक मिश्रा और आज हम लोग देखने वाले हैं इनकम टैक्स बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए, और इसको सभी लोग समझ सकते हैं क्योंकि इनकम टैक्स इज अ फैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के चैप्टर को। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रीम हमारी टैक्सेशन की है और पूरे बीकॉम सिलेबस को, पूरे इनकम टैक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरी टीम हमारी मिलके इस सेशन को कवर करेगी। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलेगी या आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए, बीकॉम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकम टैक्स। ध्यान देना, बीकॉम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकम टैक्स। पेपर है, चैप्टर समझ लो, पेपर समझ लो, सब्जेक्ट समझ लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बीकॉम क्या सभी के लिए है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तब भी, बीए कर रहे हैं तब भी, बीएससी कर रहे हैं तब भी, आप एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉमन मैन है, सबके लिए इनकम टैक्स है। अगर आप एक मानव जाति में जन्म लिए हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स वरदान है, क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे बचाने हैं, कैसे रखने हैं, कैसे ट्रांजैक्शन करने हैं, ये किसके अकॉर्डिंग चलना हम लोगों को? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? एक बात आप लोगों को बताएं, हम एक बात आप लोगों को बताते हैं। इनकम टैक्स
एक हमारे लाइफ का हिस्सा है। हम सभी लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स क्या है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो, पैसे हमें कमाने हैं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, मेन टारगेट है कि पैसे कैसे भी कमाने हैं। बट जब जहाँ पे इनकम टैक्स की बात आती है तो हमें ये पता होना चाहिए हमें कौन से पैसे कमाने हैं, किस तरीके से पैसे कमाने हैं और किस तरीके से पैसे रखने हैं, कौन से पैसे हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, क्या हम किसको गिफ्ट दे सकते हैं, क्या हम किसी को सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं, नगद ले सकते हैं, बैंक ले सकते हैं, एनी अदर ट्रांजैक्शन हमको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करना है। पैसा हमारा है लेकिन चलना हमको गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स नहीं फाइल कर रहे हो, आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हो, तो आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन वन टाइम में नहीं कर सकते हो। अगर आपने वन टाइम में किया तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा और उस 7 लाख रुपए का आपको पूरा डिटेल लाकर बैंक को देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। क्लियर? तो ये इनकम टैक्स है। पैसे हमारे हैं, कमाना हमको है, देना हमको है, बट बताना गवर्नमेंट को है कि भैया हमने यहाँ से पैसे कमाए, सैलरी से हमने 20,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये हमने लोन दे दिए, बचा 10,000 रुपये, इस 10,000 रुपये में जो आपका हिस्सा बनता हो ले लो। समझ में आई बात? गवर्नमेंट कहती है कि भाई कि आप पैसे कमा रहे हो तो आपकी इनकम में हमारा भी हिस्सा होता है, आपके इनकम में हमारा भी हिस्सा होता है। तो इसलिए आप जो भी कमाएं, जो भी इनकम जनरेट करें, हमारा हिस्सा हमको देते जाएं, बाकी आप अपने हिसाब से जो करना हो करिए। क्लियर? अगर आप हमारा हिस्सा नहीं देंगे तो फिर हम आपको एंटरटेन करने लगेंगे कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हो, पैसा कहाँ ले जा रहे हो, कौन सा ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो, सारी डिटेल फिर हम आपकी धीरे धीरे निकालने लगेंगे। क्लियर? इसीलिए जो नेता लोग होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते हैं, ईडी से डरते हैं। ठीक है? क्यों डरते हैं? क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं कि उनको खुद ही नहीं याद है कि कौन से ट्रांजैक्शन कहाँ से आए हैं। हर नेता गलत नहीं होता, लेकिन सारे नेता ईडी और इनकम टैक्स से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से, उनके फंड से, उनके पार्टी से हुए हैं, कौन कहाँ से कैसा पैसा दे दिया है उनको खुद ही याद नहीं है, इसलिए लोग ईडी से डरते हैं। ऐसा नहीं है सारे नेता करप्ट ही हैं, नहीं, सही भी है, 1% नेता सही भी है, 1% है 99 तो करप्ट है, 1% ही नेता है सही है, लेकिन डरते 100%। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने ट्रांजैक्शन हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, तो उनको लगता है कि भाई हम उनका हिसाब ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि कौन पैसे कहाँ से आए हैं। तो इसलिए लोग ईडी और इनकम टैक्स से डरते हैं। क्लियर? और हमको भी डरना चाहिए कि अगर आपका मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मल्टीपल लेन देन हो रहा है, तो आपको भी इनकम टैक्स से डरना चाहिए, ईडी से डरना चाहिए। अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हैवी ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आप आईटीआर इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हो, तो कभी भी आपको नोटिस आ सकती है। जरूरी नहीं है कि अभी तक नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो 20 साल से कर रहे, नहीं, कभी भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। ठीक है? तो उस समय फिर आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए आप जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से, जिस सोर्स से इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर आप इनकम टैक्स में दिखाइए और अपना इनकम ग्रो करिए। क्लियर? तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मैटर पर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स का क्या है? इनकम, ओनली फॉर इनकम। ठीक है? इनकम कौन कौन से सोर्सेज इनकम कहलाएगी, तभी तो वहां से टैक्स स्टार्ट होगा। तो मीनिंग ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स हेड। तो
इनकम किस किस हेड से हो सकती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे आपकी सैलरी आपकी इनकम है, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपकी इनकम है। आप अगर अपना मकान रेंट पे दिए हैं तो रेंट जो आपका आ रहा है वो आपकी इनकम है। आपने कोई पैसा बैंक में जमा कर रखा है, किसी को लोन पे दे रखा है, किसी को इंटरेस्ट पे दे रखा है, तो उससे जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो आपकी इनकम है। आपने कोई जमीन बेचा, आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा है उसको बेचा, तो उससे उससे जो आपकी कैपिटल गेन हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, वो आपकी इनकम है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, इनकम है। और इस इनकम से जो इस इन्वेस्ट से जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी प्रॉफिट होगी, वो इनकम में आती है। और जो भी आपकी इनकम आती है उस पर इनकम टैक्स गवर्नमेंट को आपको पे करना है। क्लियर। एक चीज़ और निकल के आती है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में पूरी तरीके से एग्जम्प्ट रखा गया है, बट कुछ केस में यहाँ पे अप्लीकेबल होता है कंडीशन के बेस पे। क्लियर। तो आपको अगर हम बता दें एग्रीकल्चर इनकम, इनकम अर्न फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ऐसी इनकम जो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अर्न कर रहे हो, वो आपको इंडिया में एग्जम्प्ट है। जैसे आप अगर आप एग्रीकल्चर से आप एक सेल ऑफ क्रॉप्स, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग्स जो आपके एग्रीकल्चर लैंड में बनी हुई है, ये सारी चीज़ों से अगर आपकी इनकम आती है तो वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है सिचुएशन ऑफ इंडिया। अगर कोई लैंड जो इंडिया में है एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, वो वहाँ पे खेती हो रही है, तो ऐसी इनकम एग्रीकल्चर में जो आ रही है वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं रेंट ऑफ लैंड। रेंट ऑफ लैंड क्या होता है, आपकी खेत की जमीन है जिस पे खेती होती है, फसल उगता है, उसको आपने पट्टे पे दे दिया है, बटाई पे दे दिया है, और उससे जो पैसा मिलता है वो क्या होती है, रेंटल इनकम कहलाती है, और वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होता है। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, अगर आपने खेत में कोई मकान बना रखा है और वो एग्रीकल्चर पर्पस से यूज हो रहा है, मीन्स कि आपने उससे कोल्ड स्टोर बना रखा है, या आप वहाँ अपने अनाज, बीज और सारी चीज़ें रखते हो, तो उस सब मकान से अगर कोई ऐसी इनकम आती है तो वो भी आपको एग्रीकल्चर इनकम में आती है और वो भी एग्जम्प्ट होता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर इनकम में मुर्गी पालन, पशुपालन, दूध डेयरी, मिल्क डेयरी, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में नहीं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 3 पर, कैजुअल इनकम। आज अभी हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी इनकम हमारे पास हो सकती है। कैजुअल इनकम, ठीक है, कैजुअल इनकम क्या होता है भाई, अनएक्सपेक्टेड इनकम रिसीव्ड। कैजुअल इनकम क्या होती है भैया, जो हमें एक्सेप्टेड नहीं था कि हमें इनकम हो जाएगी। जैसे हम कहीं गए, वहाँ पे हमको कुछ इनकम मिल गए, हम लॉटरी खेल रहे हैं, मतलब कुछ जुआ खेल रहे हैं, और हमें पता तो होता नहीं कि जुआ में हम जीत ही जाएंगे, तो अगर हम जीत गए तो वहाँ से जो इनकम हुई वो होती है कैजुअल इनकम। गेम में अगर कुछ जीत गए हम लोग, हॉर्स राइडिंग में हम लोग अगर जीत गए, मतलब कि जहाँ पे उम्मीद नहीं है और वो मिल जाए उसे बोलते हैं कैजुअल इनकम। ठीक है, तो इन सभी पर आपका टैक्स लगता है और ये इनकम में कंसीडर होती है। नंबर 4 बात करें अगर हम असेसमेंट ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर की बात करें अगर, असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर को हम क्या कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। अब ये क्या भैया है, ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स्ड पे, वो साल जिस साल में हम अपनी इनकम को एसेस करते हैं उसी को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एज ए एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्पल से बात करें, इनकम अर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में हम इनकम अर्न करते हैं उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और जिस साल हम उस कमाई गई इनकम पर टैक्स पे करते हैं उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्लियर। जैसे हमारा अभी एंड हुआ 25-26 हमारा फाइनेंशियल ईयर था, अभी जो चल रहा है 26-27 वो फाइनेंशियल ईयर का क्या है, ये असेसमेंट ईयर है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या हो गया, बीता हुआ वर्ष, जिसे हम बोलते हैं गत वर्ष। क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर आता है ग्रॉस टोटल इनकम, बोलते हैं जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है भैया, टोटल इनकम अंडर ऑल 5 हेड बिफोर डिडक्शन। वो इनकम, वो कमाई गई इनकम या वो सारी इनकम
जो विदाउट डिडक्शन होती है। मीन्स कि आपने 5 लाख रुपए कमाए सारे हेड को मिलाकर, और इसमें से अभी आपके डिडक्शन माइनस नहीं किए गए हैं या खर्चे माइनस नहीं किए गए हैं, तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टोटल इनकम पर, जीटीआई। टोटल इनकम क्या होती है? जीटीआई माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 1961 और चैप्टर नंबर 6 80C से लेकर 80U तक का आपका डिडक्शन है। वो सारे डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उसे बोलते हैं टोटल इनकम या नेट इनकम। क्लियर। अब आते हैं नंबर 8 पॉइंट पर। हम बात कर रहे हैं सारे इनकम टैक्स का बेसिक पूरी तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है पर्सन, व्यक्ति। टैक्स किस पे लगाएंगे? तो टैक्स हम सिर्फ एक व्यक्ति पर लगा सकते हैं, ध्यान देना। टैक्स हम सिर्फ एक व्यक्ति पर लगा सकते हैं, हम जानवर पर टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो इनकम जनरेट नहीं करता। तो हम अब इसमें कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, बॉडीज है जो जिस पे हम लोग टैक्स कंसीडर करते हैं? तो पहला इंडिविजुअल, जो एक आदमी होता है, एक पर्सन होता है। दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो पूरी तरीके से एक फैमिली एक साथ रहती है। तीसरा कंपनी, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगला फर्म, फर्म भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। AOP, ये भी एक फर्म है। BOI, ये भी एक फर्म है। और लोकल अथॉरिटी, ये भी एक फर्म है। तो इन सभी पे हम टैक्स अप्लीकेबल करते हैं, इन सभी की इनकम पर हम टैक्स अप्लीकेबल करते हैं। और ये एक प्रकार से क्या है, व्यक्ति के रूप में डिफाइन की गई है, पर्सन के रूप में डिफाइन की गई है। नेक्स्ट नंबर बात करेंगे टैक्स इवीजन। टैक्स इवीजन क्या होता है? टैक्स चोरी। टैक्स इवीजन मतलब क्या होता है? टैक्स चोरी, इनलीगल मेथड ऑफ एवॉइडिंग टैक्स। ऐसी प्रक्रिया, ऐसे आपके काम जो टैक्स चोरी करने में काम आते हैं उसे बोलते हैं इनलीगल एक्टिविटीज और टैक्स इवेजन। मतलब कि आपकी इनकम 15 लाख रुपए है और आप उस इनकम को 10 लाख रुपए शो कर रहे हो, बाकी 5 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को नहीं दिखा रहे हो, तो इसे बोलते हैं टैक्स इवेजन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टैक्स एविडेंस यूजिंग ऑफ लूप होल इन द लॉ। ठीक है, तो एक हो गया टैक्स इवीजन जो डायरेक्टली हम टैक्स चोरी करते हैं, और एक होता है टैक्स एविडेंस, मीन्स कि हम जो टैक्स बचाते हैं, जो हम टैक्स बचाते हैं। जैसे कि कोई भी वकील क्या करता है, एक गुनेगार को वकील छुड़वा सकता है यह जानते हुए भी कि उसने मर्डर किया है। तो कैसे वकील कैसे छुड़वा सकता है? तो लॉ के अधिनियम में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लूप होल है, उस लूप होल के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट की जमानत कराते हैं। उसी तरीके से इनकम टैक्स में हम लोग चोरी ना करके हम लोग क्या करते हैं, उस लूप होल, सेक्शन एक्ट धारा का लूप होल का यूज करके अपने टैक्सेबल इनकम को हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है टैक्स एडवाइस। नेक्स्ट आता है आपके बाद टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या भैया? लीगल अरेंजमेंट टू मैक्सिमम टैक्स, सॉरी मिनिमम टैक्स। लीगल अरेंजमेंट टू मिनिमम टैक्स मीन्स कि एक लीगल वे में हम अपने टैक्स को कम करने के लिए पहले से जो प्लानिंग करते हैं उसे बोलते हैं अरेंजमेंट। मीन्स हमको पता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी 15 लाख के ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, जो लीगल तरीके से इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया उसके तरीके से हम अपनी टैक्स प्लानिंग करेंगे, और टैक्स प्लानिंग के तहत हम एक अरेंजमेंट करेंगे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम आए, कम से कम आए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज क्या होता है? जो छोटे छोटे चार्ज अप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन 4 इनकम टैक्स चार्ज, ठीक है, सेक्शन 4 इनकम टैक्स चार्ज ऑन द टोटल इनकम, जो टोटल इनकम पर टैक्स लगता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ द टोटल इनकम, इनकम टैक्सेबल डिपेंडिंग ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। ध्यान दीजिएगा, जो टैक्स हम लगाते हैं, जो हम टैक्स लगाते हैं, वो टैक्स का कैलकुलेशन कहाँ से होता है? वो टैक्स का कैलकुलेशन होता है उस आदमी के रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर। जिस व्यक्ति पर हम टैक्स लगाते हैं, जिसकी आय का हम असेसमेंट करते हैं, उसकी आय का असेसमेंट रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर किया जाता है कि वह व्यक्ति इंडिया में रहा है या नहीं रहा है, वह निवासी है या निवासी नहीं है। अब निवासी के आधार पर आप नागरिकता की बात नहीं करेंगे, निवासी में नागरिकता का कोई मतलब नहीं है, सिटीजनशिप का कोई मतलब नहीं है। क्लियर। एक भारतीय भी
अनिवासी हो सकता है और एक बाहर का व्यक्ति भी निवासी हो सकता है इनकम टैक्स के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस। हमको पता कैसे चलेगा कि निवासी स्थिति, किसी व्यक्ति की निवासी स्थिति के बारे में हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। समझिए, निवासी दो तरीके से मानते हैं, लेकिन अगर उसमें हम बाइफरकेट करते हैं तो वो तीन तरीके से निकल के आते हैं। पहला है एनआरआई, ठीक है। रेजिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस बोलते हैं ROR, रेजिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी बोलते हैं RNOR, और नॉन रेजिडेंस बोलते हैं NRI। जिसे बोलते हैं मतलब को है भारतीय बट रहता है अमेरिका में और कभी कभी आता है, इसे बोलते हैं NRI। क्लियर? तो NRI की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। अगर NRI जो पैसा यहाँ पे भेज रहा है उस पर टैक्स नहीं लगता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्प्ट इनकम पर। इनकम टैक्स में कौन कौन सी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स नॉट इंक्लूडिंग द टोटल इनकम। ऐसी कौन सी इनकम जो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। ध्यान देना, जो भी इनकम टोटल में इंक्लूड होगी, मतलब आपकी इनकम में, आपकी आय में इंक्लूड होगी, वो टैक्सेबल होगी, और जो नहीं होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे एग्रीकल्चर इनकम आपके टोटल इनकम में नहीं आती है, क्रिएशन अलाउंस ये भी नहीं आता, और स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती है वो भी नहीं आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट ने सहायता दे दिया, बाढ़ पीड़ित हो गया, या उसके यहाँ आग लग गई है, या उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंटल हो गया, इंश्योरेंस मिल रहा, वृद्धा पेंशन है, ये सब क्या है, ये सब पे टैक्स नहीं लगता है। जो सहायता रूप गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। क्लियर? चलिए, हम जो बात कर रहे थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 चैप्टर नंबर 6, डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक का जो डिडक्शन है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80C, 80D, 80G, 80TTA, 80TTB। ये क्या है भैया? ये है आपके डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। ये डिडक्शन आपके ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होता है। 80C आप लोग समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस बीमा, 80D आपका मेडिकल है, 80G आपका डोनेशन है, 80TTA आपका सेविंग इंटरेस्ट है, और 80TTA सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? डिडक्शन है। क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये पूरा इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये इनकम टैक्स में क्या चीजें होती हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड, हेड ऑफ इनकम। हम बात करने वाले हैं हेड ऑफ इनकम की। क्लियर? यूनिट सेकंड इनकम टैक्स बीकॉम 6 सेमेस्टर और हेड ऑफ इनकम सेकंड यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी का जो पार्ट है वो सेक्शन 15 to 17 के अंतर्गत आता है। 15 to 17 के अंतर्गत आपको सैलरी को देखने को मिलेगा। जैसे कभी कभी एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सैलरी किस सेक्शन में आती है, तो सैलरी सेक्शन 17 में आती है। सैलरी किस में आती है? सेक्शन 17 में आती है। पेंशन किस में आती है? 17(1) में आती है। ग्रेजुटी किस में आती है? सेक्शन 17(2) में आती है। मतलब कि ये प्रकार से सैलरी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 17 है। क्लियर? चलिए टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। जो सैलरी की बात करते हैं, व्हाट इज सैलरी? तो बेसिक सैलरी, डीए, बोनस और कमीशन को मिलाकर क्या बनता है? सैलरी। अगर हम बात करें, सैलरी इक्वल बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस और कमीशन, इनको मिलाकर चारों को आपकी सैलरी बनती है, या कह सकते हैं कि इस इनकम को मिलाकर हम इसको सैलरी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपका होता है एचआरए। एचआरए ये सारे ऐड होते हैं पर एक्चुअल में चीजें वहां पे है। तो ये आपका क्या है? अलाउंस है। ये आपका क्या है? भत्ता, अलाउंस। ठीक है, एचआरए, प्रोकेस्टी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन, लीव अचीवमेंट, ये सारे उसी में आते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड इनकम। सेकंड इनकम क्या है? फर्स्ट हो गया सैलरी, और सेकंड इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हेड है। ये बात करता है सेक्शन 22 से लेकर 27 तक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 से लेकर 27 तक। अब ये क्या है टॉपिक हमारे, इसमें क्या क्या आएगी?
पहला एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या होता है? जो साल भर में आपकी जो रेंटल इनकम ऐड होती है उसी बोलते हैं एनुअल वैल्यू। मतलब कि अगर आपकी 5,000 रुपए की रेंट आ रही है तो गुणे 12, 12 पचे 60, ये 60,000 रुपए आपके क्या हो गई? एनुअल वैल्यू हो गई। क्लियर? अब बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड होम। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है भैया? कि आप उसमें खुद के रह रहे हो, किसी को रेंट पे नहीं दिए हो। लेट आउट क्या होता है? रेंट, मतलब आपने मकान को क्या कर दिया है? रेंट पे उठा रखा है। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? अगर आप नगर निगम में आपका मकान है, आवास विकास में है, एलडीए में है आपका मकान है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? हाउस टैक्स रिसीव करती है। क्लियर? तो ये पे हाउस टैक्स पे किया जाता है। अगला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है ऑटो मोड में कि आपकी एनुअल वैल्यू में ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% गवर्नमेंट क्या करती है? डिडक्शन प्रोवाइड करती है, ध्यान, छूट प्रोवाइड करती है 30% एनुअल वैल्यू का। किसका? एनुअल वैल्यू का 30%। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन, ये भी आपका क्या है? डिडक्शन है। अगर आपका मकान है और उस मकान पे लोन चल रहा है, परचेजिंग लोन या कंस्ट्रक्शन लोन, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो भी गवर्नमेंट क्या करती है? छूट प्रोवाइड करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इनकम में आ गया आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन, इसे बोलते हैं PGBP। क्लियर? ये सेक्शन है 28 से लेकर 44 तक। प्रोफेशन, सॉरी गलत, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर? इसमें है, और ये सेक्शन है 28 से लेकर 44 तक। क्लियर? इसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं? सबसे पहली बात करें अगर हम, तो ये बिजनेस इनकम होता है, एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंस होता है, इन एडिशनल एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन होता है, जीएसटी ट्रीटमेंट होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है। इतनी सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करें कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है भैया? कि आपने कोई सामान बेचा, कोई एसेट बेचा जिससे प्रॉफिट हुआ, तो क्या होता है? कैपिटल गेन होता है। और कैपिटल गेन आपको 45 से लेकर 55 तक देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या टॉपिक आपकी होती है कवर? इसमें टॉपिक आपका आता है कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉस्ट इन्फ्लेशन और एग्जम्पशन। एग्जम्पशन आपका क्या क्या है? 54B, 54EC, 54F, ये सारे आपके क्या है? एग्जम्पशन है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब सारे हेड से चीजें बच जाती हैं कुछ, जैसे इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। ऐसे ये सेक्शन है 56। इसमें क्या क्या इनकम कवर होती है? तो इसमें आपका इंटरेस्ट किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डिविडेंड किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लॉटरी इनकम, फैमिली पेंशन और गिफ्ट, ये सब क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और इसी में MP और MLA की इनकम सैलरी भी कवर की जाती है। ठीक है, MP MLA की भी सैलरी इसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर की जाती है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, अदर प्रोविजन। ठीक है, अदर प्रोविजन में क्या भैया? डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम क्या होता है भैया? इनकम, हाँ, ट्रीट एज टैक्सेबल इवन इज इफ नॉट एक्चुअली रिसीव, इसे बोलते हैं डीम्ड इनकम। इनकम टैक्स में कंसीडर हो चुका है, ट्रीट हो गया है, बट एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है, मतलब इनकम रिसीव नहीं हुई है। मतलब हमने मान लिया कि हमने कमाया, जैसे सैलरी, ठीक है, अब सैलरी हमने 1 महीने काम कर लिया, सैलरी मिली नहीं, बट हमें तो ये तो मानना है कि हमने सैलरी मिलनी चाहिए, बट मिली नहीं, रिसीव नहीं हुई, तो सैलरी नहीं मिली लेकिन वो कंसीडर हो गई, इसे बोलते हैं डीम्ड इनकम। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आता है ये देखना है। पहला है अनएक्सप्लेन्ड कैश, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा कैश जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिलेवेंट सेक्शन इसमें क्या है? 68, 69, 69A, 69B, ये इसके क्या है? रिलेवेंट सेक्शन है। क्लियर? 69C, एग्रेशन ऑफ द इनकम, जिसे बोलते हैं क्लबिंग, ये अलग चीज है। ठीक है, अब इसमें क्या भैया?
कि इनकम ऑफ अनदर पर्सन एडेड टू टैक्स पेयर इनकम, एग्जाम्पल माइनर चाइल्ड स्कोप ऑफ इनकम। अच्छा, माइनर चाइल्ड से एक बात हमको याद आई, माइनर चाइल्ड मतलब कि 18 साल से कम उम्र की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, माइनर चाइल्ड 18 साल से कम के उम्र की बच्चे की इनकम पे क्या उसका टैक्स लगेगा, ध्यान देना। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और वो 18 वर्ष के नीचे हैं, लेकिन उनकी इनकम टैक्सेबल इनकम से ऊपर है, तो इस केस में क्या उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा? तो ऑप्शन है यस। कंडीशन है, क्या है? कंडीशन। कंडीशन क्या है? उसकी सारी इनकम में 1500 रुपए माइनस कर दिया जाएगा, उसकी सारी इनकम में 1500 रुपए माइनस कर दिया जाएगा, और जितनी भी इनकम बचेगी उसके फादर के इनकम में ऐड करके टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? माइनर चाइल्ड जो अर्निंग है या अर्न कर रहा है, उसकी एज 18 साल से कम है और वो फैमिली में पैसा अर्न कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो इस केस में उसकी इनकम पर टैक्स लगेगा कंडीशन के हिसाब से। क्लियर? कंडीशन क्या है कि जितनी भी उसकी इनकम है, उस इनकम में एग्जाम्पशन क्राइटेरिया कितनी है? 1500 रुपए। 1500 रुपए माइनस करके बाकी जितनी इनकम बचेगी वो उसकी फादर की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो माइनर है, उसके बाद पैन कार्ड नहीं होगा और वो उसको टैक्सेबल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि वो इनकम जो बची उसकी फादर की इनकम है, तो इसलिए उसकी इनकम को उसकी फादर के इनकम में ऐड कर टैक्सेबल कर दिया जाता है। ये चीज आप नोट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। आपके बिजनेस का लॉस, आपके प्रॉपर्टी का लॉस, आपके कैपिटल का लॉस, सिचुएशन लॉस, आप कितने साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबको नहीं पता होता है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस की बात कर रहे हो, मतलब कि मकान के लॉस की बात कर रहे हो, तो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बिजनेस लॉस की बात कर रहे हो तो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अगर स्प्लेशन उस लॉस ऐसा है तो वो 4 ईयर तक कर सकते हो, 4 साल तक कर सकते हो, और कैपिटल लॉस आपका 8 साल तक कर सकते हो। मींस अगर मिनिमम एवरेज बात करें तो आप अपने सभी लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मींस कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 2 लाख रुपए का बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो उस लॉस को आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे। कैरी फॉरवर्ड मींस कि अगर अगले साल भी आपका लॉस हुआ, अगले साल भी आपका लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे? 2 लाख यहाँ लॉस हुआ था, 3 लाख इस साल लॉस हो गया तो 5 लाख, फिर वो 5 लाख कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले फाइनेंशियल ईयर 28-29 में। तो इस तरीके से आप 8 साल तक अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये चीज आप नोट करिएगा। टैक्स अथॉरिटीज क्या होती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। स्ट्रक्चर क्या भी है? CBDT। ठीक है, ये इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमिश्नरेट और असेसिंग ऑफिसर, ये 4 बॉडी होती है जो इनकम टैक्स को असेस करती है। क्लियर? असेसमेंट प्रोसीजर क्या भी है? देखो, पहला है आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, रेगुलर असेसमेंट कर सकते हैं, रीअसेसमेंट कर सकते हैं, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका इनकम टैक्स का जजमेंट है। ओके।